बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपना वीकेंड वैसे नहीं इंजॉय किया, क्योंकि हमने जो 14 अगस्त की सूरत हाल देखी, जिस तरह से लाहौर ये एकदम छूट के बाहर निकले थे और जो हालात थे उससे तो यही लग रहा था कि जी किसी को कोई परवाह नहीं है अपनी सेहत की, अपनी ज़िंदगियों की। हमने देखा है जी केसेस किस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट ख़ास तौर पर अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। आगे चल के हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सूरत हाल क्या है, आपको बताएंगे ये डेल्टा वेरिएंट जो है ये किस तरह तेज़ी से शहर में फैल रहा है। इसके साथ साथ कुछ बात होगी शहर की अहम खबरों की, सेगमेंट से शामिल करेंगे और अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले आगाज़ आज के मौसम से। मौसम कैसा है, कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल बताइए, इस वक्त मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर का मौसम आज खासा गर्म है। अलग सुबह में ही सूरज ने किरणें ऐसी बिखेरी हैं कि अच्छी खासी गर्मी महसूस होने के साथ साथ हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत आ गई है। मौजूदा दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 75% और हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से ये कहा गया है कि आज बारिश की पेशगोई है, जबकि रात के औकात में जो है वो मौसम खासा बेहतर भी हो जाएगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 37 डिग्री और कम से कम जो है वो 26 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लाहौर की हवा आलूदा होने की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खासी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कोमल, हमारे साथ मौजूद थी। और शहर का मौसम इस वक्त कैसा है और आज दिन भर कैसा रहेगा वो कोमल ने हमें बता दिया। जी शहर के हालात की बात कर लेते हैं जी। और पहली खबर हमारे पास है, कोरोना की चौथी लहर बेकाबू होने लगी है। मुस्बत केसेस की शरह 9% तक हो गई है। लाइट डीजल 1 रुपये 10 पैसे महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। शहर में 60 लेस्को फीडर्स ट्रिप कर गए, मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल रही। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, आप जान चुके हैं। इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपका? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। शाहिद सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और कुछ मैं इसको रिलेट करना चाहूँगी जो हमने 14 अगस्त पे बेएहतियाती की है, उसके नताइज भी 1-2 दिन में सामने आ ही जाएंगे। खैर, मुस्बत केसेस शहर लाहौर में 7.8 शरह जो है अब रिकॉर्ड की गई है। मुझे याद है कि लास्ट ईयर जब ये शरह थी और कुछ देर पहले भी स्कूलों की बंदिश के फैसले हो रहे थे, ऑल्दो मार्केटों में टाइमिंग को महदूद रखा गया है, लेकिन जितनी बड़ी गैदरिंग्स हो रही हैं, हम लोगों का रश हर जगह पे देख रहे हैं, हम कोई प्रॉपर हिकमत अमली को फॉलो नहीं कर रहे, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये शरह जब 5 से तजावुज़ हुई थी तो उस वक्त स्कूल्स हमने बंद किए थे। आज ये 7.8 है, बल्कि आज का जो लेटेस्ट है वो इससे भी ज़्यादा है। तो आज हमने स्कूल खोल भी दिए हैं। आज से स्कूल, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो ओपन हो गए हैं। बात यह है कि यही केसेस जो हैं वो 40-45 तक भी आए थे और यही केसेस आज 445 तक हैं। क्या वजह है? कि हमारी अपनी जो जिम्मेदारी है हम उसका मुजाहिरा नहीं कर रहे, हम उसको निभा भी नहीं रहे। रियासत जो है वो भी नाकाम हो रही है और हम आवाम जो है वो चाहते नहीं है कि हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, ज्यादा अपने साथ मजाक कर रहे हैं। एग्जैक्टली जो आपने बात की कि स्कूल्स का बंद कर देना या मार्केट्स का बंद कर देना, बेसिकली देखें एहतियाती तदाबीर का था कि आप मास्क लगाएं। मुझे ये बताएं कि कौन सी ऐसी मार्केट है, कौन सा ऐसा इवेंट है, कौन सा ऐसा इज्तिमा है जहां आपने कहा हो कि मास्क का पहनना लाजमी है और लोगों ने पहना हो। मार्केट्स का तो बुरा ही हालात है। मार्केट आप किसी भी चले जाएं, आपकी गुंजान आबाद इलाकों में जो बिलखसूस मार्केट्स हैं, आपके यहाँ टाउनशिप में है, इसके बाद इचरा है, बागबानपुरा है, राजगढ़ है, ये जो बाज़ार हैं, लिबर्टी मार्केट में रश आप देख लें क्या होता है। यहाँ कहीं भी SOPs पर अमल दरामद नहीं होता। मुझे ये बताएं कि कानून हरकत में आए तो फिर हमारा इस्तेहकाक मजरू होना शुरू हो जाता है। हम ही बैठ के पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले इदारों को इस बात पर तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं कि मास्क पहनने पे हम चालान क्यों कर रहे हैं, आप लोग ऐसे ही है, हमारे खिलाफ क्यों कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। भाई जब वबा फैलेगी, जब केसेस में इजाफा होगा तो हुकूमत को कुछ तो करना है। कोई ना कोई अगर आपको अपनी ज़िंदगी का या बाकी जिंदगियों का ख्याल नहीं है तो हुकूमत तो कुछ एक्टिव होगी। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारी हुकूमत जो है वो भी खामोश है। हमारे जो रियासती इदारे हैं, जो बिलखसूस जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है जिसका ये काम है, वो भी खामोश है। महकमा सेहत जो है
वो सिवाय एक प्रेस रिलीज जारी करने के कि आज हमने इतने जो टेस्ट हैं वो किए, इतने पॉजिटिव आ गए, इतने नेगेटिव हुए और इसकी शरह रही, इसके अलावा मुझे बताएं कि महकमा सेहत ने क्या किया। आप महकमा सेहत की बात करें, मुझे तो टेस्टिंग भी उस लेवल की नजर नहीं आ रही है। आप जिस लेवल पे होनी चाहिए, रैंडम टेस्टिंग पे हमें आ जाना चाहिए था। हमें गली मोहल्लों की सतह पर, हमें स्कूल्स अगर खोल दिए हैं, यूनिवर्सिटीज़ खोल दिए हैं, इस सतह पर जाके भी रैंडम टेस्टिंग करनी चाहिए थी, वो भी आपको कहीं नजर नहीं आ रही है। देखें, जो ये शरह आपके पास आ गई है, मेरे ख्याल में अब टेस्टिंग करने की बजाय तो अब फिर हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। हमने टाइमिंग जो है महदूद की, मार्केट्स को 8 बजे तक लेकर आए, हो सकता है हम उसको 2 हफ्ते में 2 दिन उनको बंद भी किया, हो सकता है हम इस पर और भी चले जाएं। लेकिन जब केसेस बढ़ेंगे, हॉस्पिटल्स में आपके वेंटिलेटर, आपके इमरजेंसी के जो वार्ड्स हैं, जो आपने कोरोना वार्ड्स बना रखे हैं, अगर वो फिल हो जाएंगे, वहाँ पर मरीजों की तादाद बढ़ जाएगी, तो फिर अल्टीमेटली इस तरह के सख्त फैसले जो हैं वो रियासत को करना होंगे। लेकिन फिर रियासत की ये बात कि जो गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश तबका है, वो इससे मुतासिर होता है, तो उसको बचाने के लिए कम अज़ कम जो एहतियाती तदाबीर हैं उस पर अमल दरामद करवाने के लिए आपको सख्ती करना होगी। हमारी आवाम आसानी से मानने वाली बात नहीं है। आपने कहा कि 14 अगस्त का जिक्र किया आपने, मुझे बताएं, यौम आज़ादी ठीक है, हमें एक आज़ाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक रियासत मिली, हम उसमें आज़ाद हैं, अब उसमें ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह ताला इस मुल्क को, इस रियासत को कायम दायम रखे। उस आज़ादी को मनाना भी चाहिए, बिल्कुल, लेकिन एक वबा की कैफियत है जो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिलीज, हमारे अजीज वकारिब, इवन पूरी आवाम के लिए। की बात करें, बच्चों को 7 लोग लेके गाड़ियों में बाहर निकले हुए थे, फिर देखे ना, निकले हुए थे आप 2 अच्छा फिर क्या हुआ कि वीकेंड बन गया, छुट्टी मिली, और लाहौरियों को तो पहले कोई ना कोई, लाहौरियों को कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए होता है, उन्होंने घरों से निकलना है, उनको मौका चाहिए, वो निकले। रात भर आपकी ट्रैफिक का क्या हालात रहा, लोग कितनी बड़ी तादाद में निकले, मुख्तलिफ पार्क्स जो हैं वो फिल हुए, वहाँ लोगों के बड़ा हजूम रहा, लेकिन एहतियात कहाँ पर भी नहीं की गई, कहीं भी एहतियाती तदाबीर को नहीं अपनाया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2-4 दिन में देखिएगा, थोड़ा सा टेस्टिंग कैपेसिटी को इन्हांस करें, टेस्ट ज़्यादा करें। यही 14 अगस्त और यही मामला जो आपने जिक्र किया है, इन्हीं की वजह से ये केसेस और कहीं बढ़ जाएंगे। और अब तो देखिए, अब हमारी सराउंडिंग में असल बात ये होती है कि जब हमारे अजीज़ व क़रीब या हमारे दोस्त अहबाब की सराउंडिंग में जब इस तरह के मामला आए कि केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो जाए, इसका क्या मतलब है कि कोविड जो है अब फैल रहा है, बिल्कुल अब उसके केसेस सामने आ रहे हैं। नियरेस्ट आपको कहीं ना कहीं से पता चलने लग जाता है, आपके रिश्तेदारों में, आपके ऑफिस फेलोज में, कि केसेस जो हैं वो निकलना शुरू हो गया, तो इट मीन्स कि अब फैलाव की शरह आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसके बावजूद मैं लोगों को जो बेहतियाती करती देख रही हूँ, आई एम सॉरी, मुझे हालात फिर उस तरफ जाते नज़र आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता अल्लाह ताला रहम करे, जो हम लोग आपके साथ सिचुएशन शेयर करते थे कि अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, तो थोड़ा सा ज़रूर आप लोग इस चीज़ का ख्याल रखिए, गैर ज़रूरी तौर पर बाहर मत निकलें, क्योंकि अब हालात ज़्यादा जो हैं बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो कुछ बात करें। जी, पेट्रोल महंगा नहीं किया, बहुत नवाजिश, बहुत करम किया गया है, आम आवाम पर सोचा गया है, लेकिन लाइट डीजल की कीमत में जो है वो मज़ीद इजाफा किया गया है, मिट्टी का तेल जो है वो मज़ीद महंगा किया गया है। इस पर आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर हमारे पास है, लाइट डीजल 1 रुपये 10 पैसे, मिट्टी का तेल 81 पैसे महंगा और पेट्रोल की कीमत में इजाफा टल गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कब तक ये इजाफा जो है इसको इसी तरह से हम कहेंगे कि टल गया है। 15 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, या मैक्सिमम कोई 1 महीने की बात है? क्या कहेंगे सिप्रा साहब? देखिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ा एहसान किया है, हाँ, बड़ा उन्होंने ट्वीट भी किया, और उनके जो जितने भी मुशीर हैं, मुआवन हैं, उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया है कि हम लोगों ने पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। चलें, 15 दिन है, उसके बाद फिर बढ़ा लीजिएगा, इकट्ठा एक ही दफ़ा चलें। यौम आज़ादी पे आप दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि खुश कर लें, लेकिन उसके बाद होना तो यही है। और मुझे बताएं, 119 रुपये 80 पैसे 120 रुपये तक तो पहुँच चुका है आपके मुख्तलिफ ज़िला में। लाहौर में तो ये रेट है, लेकिन आगे हम कुछ ट्रैवल करें तो उसका कार्गो रेट्स हैं वो ज़्यादा हैं। मुझे बताएं कि हम शुरू कहाँ से हुए थे? जब नया पाकिस्तान बना था उस वक्त क्या थी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, और अब क्या है? अच्छा, चले मान लिया, सुबह याद कराने लगे, चले इसको हमने मान लिया, नया पाकिस्तान का जिक्र कर दिया। देखे, अब नया पाकिस्तान का जिक्र करना जरूरी है ना, हम बना जो रहे हैं। तो जब हम इस तरह की चीजें, महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के मामलात, जो जिंदगी हैं उनको आपने लोगों की जिंदगी तंग कर दी, उनको मुश्किलात की तरफ धकेल दें,
तो फिर ये कुछ ना कुछ तो चेंज जब आएगा तो मैं उसको फिर नया पाकिस्तान ही कहूँगा ना। हमारे यहाँ मोटर बाइक की तादाद भी देख लें, उसके बाद जितनी कार है बाकी चीज़ें हैं उनको भी देख लें। चले एक तो हम है ना कि ज़ाती इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, एक हम दफ्तरी इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है, आपकी डीजल की कीमत जब बढ़ती है तो आपका जो ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट, उसके बाद आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल इन्होंने ऐसे रेट्स बढ़ाने हैं कि आपकी समझ से भी बाला हो जाने हैं। अब क्या होगा कि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो आप चल रही है, अगर वो आपकी कार्गो की है, आपकी सब्जियां हैं, आपकी दीगर जो चीज़ें जो यहाँ पे जो माल है वो आ रहा है, तो ये माल बरदार गाड़ियाँ इस पे जब कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा, उसका सारा असर कहाँ तक पहुँचेगा, हम और आप आम जो सारिफ है इस तक पहुँचेगा। बिल्कुल सही। इसलिए हुकूमत को खुशी मनाने की बजाय कम अज़ कम कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए जब आवाम खुशी मनाए। आप लोग तो अपने सोशल मीडिया पर इस तरह के ट्वीट्स करके आप तो खुश हो रहे हैं कि हमने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन कीमत को आपने बढ़ाकर जिस मकाम पर ला खड़ा किया है वो लोगों के लिए अफोर्डेबल है, वो नहीं है। अब मुझे बताएं कि 200-250 किलोमीटर जिसका घर है, अगर वो पहले 2000 में पहुंच रहा था तो आज वो 3000 में पहुंच रहा है। बिल्कुल सही। उसकी जेब पे तो डाका है ना, तो आप कहें कि हम नहीं बढ़ा ले। इसलिए 15 दिन की बात है, 15 दिन के बाद देखिएगा इसमें हुकूमत का आप कहें कि कोई किरदार नहीं है। हुकूमत उस वक्त कहे जब वो सब्सिडी दें, हम फिर मानेंगे कि आपके पेट्रोल आलमी मंडी में ये रेट था, हमारे यहाँ ये रेट निकला और उसके बाद हमने इतने पैसे या इतने रुपए इस पर सब्सिडी दी है ताकि लोग आसानी से पेट्रोलियम मसनूआत है उसका इस्तेमाल कर सके। हमारे यहाँ सब्सिडी तो है नहीं। आलमी सतह पर अगर डाउन हो रहा है तो हम लोग कुछ डाउन आ जाएंगे, फर्क ही नहीं पड़ता। अगर अप हो रहा है तो फिर हम अप ही हैं। तो फिर अगर आलमी मंडी के साथ ही हम लोग चल रहे हैं तो फिर आप किस बात का एहसान कर रहे हैं, आप किस बात को जितला रहे हैं कि हम कौम को बता रहे हैं कि हम लोग पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं कर रहे। हिसाब से भी कीमतों में उस तरह से कमी नहीं करते ना। पूरी दुनिया में जब पेट्रोल सस्ता हुआ आपने कीमतें क्या कर दी। अब आपसे जब जवाब पूछा जाए कि कीमतें पेट्रोल की यहाँ पर हैं तो आप फिर भी कहते हैं पूरी दुनिया के मुकाबले में हम बड़े जो है मुनासिब कीमतें अभी भी वसूल कर रहे हैं। जवाब आपके पास इस तरह के मौजूद होते हैं कि आपने सब अच्छा करके दिखाना होता है और ख़ुद बड़ी जिम्मा हो जाना होता है कि आप आवाम के लिए सब कुछ अच्छा ही सोच रहे हैं, पर एक्चुअली अच्छा हो नहीं ना रहा। ये आवाम से पूछें, उनके सामने आप माइक लेके जाएं तो फिर उनका जो गुस्सा है वो संभाला नहीं जाता। देखिए, मुआवजना अगर आपने करना है दुनिया के साथ तो फिर बाकी मामलात भी तो दुनिया के साथ देखें ना, सही कहा आपने कि बाकी दुनिया कहाँ पर जा रही है और हम कहाँ पर खड़े हुए हैं। मैंने जिस तरह बताया कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, ये आज आप इसको कम भी कर दें, डीजल की बिलखसूस बात कर रहा हूँ, जो महंगाई का तूफान बरपा हो चुका है, जो कीमतें बढ़ चुकी हैं, उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो नीचे नहीं आएंगी। उसकी क्या वजह है कि रियासत जितना मर्जी कल रियासत एक मास्क तो पहना नहीं सकी, कीमतें कहाँ पर नीचे लेकर आएगी। मुझे याद है चिकन का रेट जब आज से 2 साल पहले जो बात हुई थी कि हम अपने इसका इस्तेहकाम जो है लाएंगे, इसको एक मुकर्रर करेंगे, कीमत आज तक नहीं हो रही। कभी 10 रुपये बढ़ रहा है, कभी 22 रुपये बढ़ रहा है, कभी 15 रुपये इजाफा हो रहा है। तो मुझे बताएं कि फिर रियासत कहाँ पर खड़ी हुई है। बिल्कुल ऐसे रियासत की नकल वजह से लोगों के घरों में आज फाके हैं, लोगों को मुश्किलात हैं। इसलिए रियासत ये बात करे कि हम लोगों ने बड़ी आसानियां पैदा कर दी, हम लोग कीमतें को कम कर रहे हैं, जिसका कोई फायदा नहीं है। लोगों को इससे कोई फायदा किरदार है उसको ही नहीं खत्म कर पा रही रियासत, ना खुद आसानियां पैदा कर रही है और ना ही इस माफिया का जो किरदार है उसको कंट्रोल कर पा रही है। तो फिर हम यही कह सकते हैं कि बुरी तरह से नाकाम है ये लोग, हुक्मरान भी, इंतज़ामिया भी, आवाम को रिलीफ पहुंचाने में। और महंगाई के अलावा जो है आवाम की किस्मत में अब कुछ नहीं रह गया। अगली खबर है, मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली मुअत्तल रहना मामूल बन चुका है। 60 लेस्को फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर में बारिशें भी हो रही हैं जी, वक्फे से। बरसात का मौसम है, कुछ इलाकों में बारिश होती है, कुछ में नहीं होती, लेकिन कुछ इलाकों में तो ये भी हम देख रहे हैं हल्की फुल्की बारिश होती है और वहाँ पर फीडर्स ट्रिप कर जाते हैं। शायद सिप्रा साहब, क्या वजूहात हैं? देखो, ये चलना है हमारे साथ। ये मानसून हो, जब भी बारिश होगी, किसी भी मौसम की बारिश होगी, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का बहुत ज्यादा उसको अपडेट है। अब देखा ना, ये अभी कुछ दिन पहले, मैं कहता हूँ 2 दिन पहले, ये हमारे सामने पीको रोड पर आपकी 11 के भी तार गिरी है, 2 भाई जो है उसकी वजह से जाम भाग हुए। तो इसको आप बोसीदा क्या इसको कहेंगे कि ये मटेरियल की इन्होंने मेंटेनेंस की हुई है, बिल्कुल सही सिस्टम की मेंटेनेंस। ये पूरे लाहौर का सिस्टम जो है इसी तरह है कि अब वो बोसीदा हो चुका है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। मुझे बताएं कि मुलाजमीन जो है उनकी हलाकतें आपके सामने हैं, जो आम लोग हैं उनकी हलाकतें जो हैं वो आपके 3 लोग जो हैं वो 3 दिन में 3 हलाकतें हुई हैं शहरियों की। 2 ये भाई
और उसके साथ परसों रात में एक ड्राइवर जो है उसका ट्रक ट्रांसफार्मर के साथ टकराया, उसकी भी डेथ हुई है। 3 लोग ये हैं। बिल्कुल बहुत सीधा सिस्टम हो चुका है। मॉनसून का सीजन जब भी आएगा, जब भी बारिश होगी, हमारे यहाँ ये रहेगा और ये आवाम को इसका सामना करना पड़ेगा। उसकी क्या वजह है कि 2-3 वजूहात हैं। एक तो बोसीदा, फिर दूसरा जो मेंटेनेंस है हमने वो प्रॉपर नहीं करनी। मौसम सरमा में आपको याद, आपके पास टाइम नहीं होता, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मौसम सरमा में आपको याद होगा 8 से 10 घंटे लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी बिजली बंद करती है और बड़े बड़े इश्तिहारात अखबारात में छपवाए जाते हैं कि मेंटेनेंस और तरक्याती डेवलपमेंट के जितने काम हैं उसकी वजह से हम बंद कर रहे हैं। मुझे बताएं कि अगर हर साल आपके पास बजट भी है, मटेरियल भी आप कहते हैं कि हम ड्रॉ करवा रहे हैं और मेंटेनेंस के लिए बिजली भी बंद कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर सिस्टम अपग्रेड नहीं हुआ तो फिर आपकी नाहली है, आपकी गफलत है, जिसकी वजह से आज लोग ना सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग और गैर बल्कि जिंदगियां जा रही हैं, जिंदगियां जा रही हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, ऑडिट पैराज में बहुत दफा इंकिशाफ हुआ है कि मटेरियल लिया जाता है, वो लगाया नहीं जाता, या वो बेच दिया जाता है या फिर गायब हो जाता है या उसमें खुर्द बुर्द हो जाती है। बेसिकली यही होता है। 2 किस्म के काम होते हैं लेस्को के पास। एक वो काम है जो लेस्को ने सार्फिन की फलाह के लिए करना है कि आपका किसी जगह पे फीडर ओवरलोड है या बोसीदा है, उसकी आपने ट्रांसमिशन लाइन या बाकी इमलाक है उसको तब्दील करना है। दूसरा वो काम है कि मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने कोई लाइन बनवानी है, 11 kV की है कि कुछ है, तो वो मैं मेरे लिए वो काम करेंगे। हमारे यहाँ क्या है कि हम कंपनी का जो सिस्टम सार्फिन के लिए है हम उसको पसे पुश डाल देते हैं। उसकी क्या वजह है कि मैं एक सारिफ जब इंडिविजुअल वो अपनी लाइन बनवा रहा है तो मैंने उनको रिश्वत भी देनी है और उस रिश्वत के इवज वो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, वो सरकारी काम छोड़ देंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि कंस्ट्रक्शन का जो सर्कल है वो लोग अपने लेस्को का काम नहीं करता, वो प्राइवेट सेक्टर का काम करता है ताकि मुझे वहाँ से रिश्वत भी मिलेगी और उनका काम भी हो जाएगा। और ये वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हमारा सिस्टम जो है वो आज तक ना मेंटेन हो सका है, ना उसमें जो बोसीदा निज़ाम है उसको ख़त्म किया जा सके। जब भी बारिश हुई, आंधी चली, आपने दरख्तों की टहनियाँ हैं। माजी में मुजाहिद परवेज चट्टा साहब जब सीओ थे, आपको याद होगा एक कंपेन लॉन्च होती थी हर विंटर में कि दरख्तों की कटाई की जाए। उसकी वजह से PHA ने भी मुकदमा दर्ज करवाए, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने भी लेस्को पे मुकदमा दर्ज करवाए कि दरख्त क्यों काटे हैं। लेकिन उन दरख्तों पर टहनियाँ काटने की वजह से फ़ायदा क्या हुआ कि ट्रिपिंग के वाक़यात कम हुए। आज वही दरख्त जो है दोबारा उन्हीं बरकी लाइनों में जा चुके हैं, उसकी वजह से ट्रिपिंग आती है। बाज़ हमारे ऐसे पोल्स हैं जहां पर आपको बैनर्स अवेजा नजर आते होंगे, बहुत सारे, बल्कि सारे ही हैं, हर जगह पर, हर जगह पे। जब बारिश होगी, आंधी चलेगी, वो गीला कपड़ा या वो बैनर है वो जब बरकी लाइनों से टकराएगा तो वो भी ट्रिपिंग का बायस बनेगी। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जो ट्रांसफार्मर्स आपके पड़े हैं इन पर अगर जाकर कोई परिंदा बैठ जाए या कोई भी और है चीज़ है, वो जब उनसे टकराएगी तो उसकी वजह से भी ट्रिपिंग के वाकयात होते हैं। अब ये 3-4 चीज़ें हैं। बाज़ औक़ात फीडर ट्रिप होता है, वो उसकी ट्रॉली लगा दी जाती है, वो चल भी जाता है। बाज़ औक़ात ऐसा फॉल्ट उसमें आता है कि आपको ढूंढते ढूंढते 24 घंटे भी गुजर जाते हैं, बिजली बहाल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये मामला हैं। ट्रांसफार्मर्स डैमेज हुआ तो 12-14 घंटे तो बड़ा सुकून से, क्योंकि कंपनी के पास ट्रांसफार्मर्स ही नहीं है। बिल्कुल वही ट्रांसफार्मर उतरना है, उसी ने गैर कानूनी तौर पर मुरम्मत होना है और वही दोबारा नाकिस मुरम्मत के बाद सिस्टम में लगेगा। तो मुझे बताएं कि सिस्टम किस तरह चलेगा। इसलिए हमारे जो आला सतह पे लोग बैठे हैं, जो ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको देखना है कि सिस्टम चला, उनकी सारिफ की तरफ तवज्जो नहीं है। जो आला ओहदों पे लोग बैठे हैं ये सिर्फ बिजली महंगी करने की तरफ क्यों हैं? अब ये जो आए दिन बिजली महंगी हो रही है, हमारे साथ अभी कुछ दिन पहले वज़ीर तवानाई साहब थे और बारहा उन्होंने कहा हमने ये मंसूबा लगा लिया, हमने ये मंसूबा लगा लिया, आने वाले दिनों में लोगों को इस तरह से सस्ती। मैं सिर्फ सवाल ये पैदा होता है कि आप पिछले हुकूमत पर सब कुछ डाल रहे हैं कि अभी तक उनके लगाए हुए मंसूबे हैं, अभी तक हम उसके नतीजे भुगत रहे हैं, हम आगे ये सब चीज़ें लगा रहे हैं, तो वो जो काम हुकूमत कर रही है उसके समरात कब तक पहुंचने हैं आवाम तक? नहीं, उन्होंने कौन से मंसूबे बताए हैं कि हमने लगाए हैं? कोई LNG का मंसूबा, शहर लाहौर में जोहर टाउन में एक मंसूबा शुरू करने जा रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबों का जिक्र उन्होंने। LNG के तो सारे माजी में आज तक आप उसको और माजी के सब मंसूबों को वो ये कह रहे हैं कि जी उनकी वजह से बिजली महंगी हो रही है, हमें उनकी वजह से ज्यादा। भाई आप ना बनाए, बिल्कुल आप फर्नेस ऑयल पे ना बनाए। आपने IPPs को तनकीद का निशाना बनाया कि महंगे दामों फर्नेस से ये लोग बिजली बनाते हैं और कमीशन लेते हैं और कैपेसिटी चार्जेस हमसे वसूल करते हैं। आप ना बनवाएं,
आप रोक रहे हैं लोगों को लोड शेडिंग की तरफ धकेल दें। आपने 3 साल में मुतबादिल हमें दिया क्या है? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी। बात तो ये है ना कि दावा आपने ये किया कि हमारे पास सिस्टम में बिजली मौजूद है। आपने ये पिछले दिनों ट्वीट कर दिया विफाकी वजीर साहब ने कि हमने 24,000 जो है वो जनरेशन कर ली और उसकी सप्लाई कर दी। आप 132 केवी को डाउन कर रहे हैं। आज 132 केवी इनको फुल वोल्टेज के साथ लोगों को दें, आपको लग पता जाएगा। यही 24,000 आपकी 28,000 पे चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे आप तो इस तरह के अंदर खाते मामलात को चलाकर सिस्टम को बेहतर। ये जो विफाक ने सब्सिडी लाहौरियों पे खत्म की है सिप्रा साहब, इससे क्या अब वाकई अच्छा खासा डिफरेंस आएगा? बड़ा फर्क आएगा। देखें, इसकी वजह से बहुत ज्यादा आएगा। मुझे बताएं कि एक आदमी अभी खत्म नहीं हुई, अभी इसकी तजावीज़ हैं, अभी ज़ेर गौर हैं। असद उमर साहब ने तो कह दिया कि हम एक ऐसा टैरिफ बनाने जा रहे हैं, सब्सिडी नहीं खत्म कर रहे हैं, ऐसा टैरिफ बनाने जा रहे हैं कि वो मामला ठीक हो जाएंगे। बेसिकली जब आप टैरिफ को चेंज कर रहे हैं, सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, तो वो फिर गरीब पे जाना ही है। मुझे बताएं, हमारे जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में लेस्को की बात करें या दीगर की बात करें, लाहौर की बात करें तो 2 मिलियन 20 लाख के करीब कंज्यूमर है जो आपका 400, 500, 600 यूनिट तक इस्तेमाल करता है। 699 यूनिट तक आपको सब्सिडी है। इन्होंने क्या कहा कि 200 यूनिट, 200 ऊपर जितने भी हैं वो ख़त्म कर दें। अब 200 यूनिट्स को भी मशरूत कर दिया। बिल्कुल कि 200 यूनिट्स अगर मुसलसल 6 माह तक एक कंज्यूमर 200 यूनिट्स इस्तेमाल करेगा तो उसको सब्सिडी मिलेगी। किसी एक महीने में 201 या 2 पे चला गया तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर मुझे बताएं, आप फलाही काम कर रहे हैं या लोगों को जो जेबों पे डाका डालने जा रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। इसलिए ये जो टैरिफ चेंज होगा, आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में मैंने कहा था कि ये लोग ये करने जा रहे हैं। इन्होंने उस वक्त 18 पैसे पहले कम किया। फिर मुझे याद है कि उस वक्त के विफाकी वजीर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस वक्त 1 रुपये 80 पैसे कम किया। ये उस वक्त सब्सिडी खत्म हो रही थी, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आज ये बात ओपन हो गई और समझ आ गई कि आप जो उस पर सब्सिडी है उसको ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में एक जनरेशन, फिर सब्सिडी का ख़त्म होना, फिर ट्रांसमिशन का सिस्टम का बोसीदा होना, ये सारे मामला देखने किसको है कि आप 3 साल कहेंगे कि साबिक हुकूमत ने किया, साबिक हुकूमत ने किया। अभी तक भाई आपके आपने पास क्या किया? आपने लाहौर में मुझे बताएं कि आपने नया बोर्ड भी बना दिया लेस्को का। बिल्कुल। चेयरमैन भी खुद ही आपने सिलेक्ट करके भिजवा दिया कि ये चेयरमैन साहब होंगे। उसके बावजूद लाहौर में मुझे बताएं कि आपने कौन सा डेवलपमेंट का काम किया है? बिल्कुल भी। लाहौर में कौन सा ग्रिड स्टेशन जो बना है जहां पर लोगों पर आपने ये कर्म किया है कि आपने हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद बिजली की कीमतों में इजाफा किया और जेबों से पैसे निकलवाने का प्लान जो है वो बनाया। खैर, ये सूरत हाल पता नहीं कब तक बरकरार रहेगी और कब तक हमें बार बार यही कहा जाएगा कि पिछली हुकूमतों के मंसूबे हैं, नतीजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। और आवाम पहले भी भुगत रही है। ये तो पिछली हुकूमतों के हैं। आप आवाम पर कौन सी नवाजिशात की बरसात कर रहे हैं? पेट्रोल आप महंगा कर रहे हैं, अशिया ज़रूरिया आप महंगा करें, तो लोगों को परेशान कर रखा है। फिलहाल हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे तो अफसोसनाक वाक़या जो कि शालीमार लिंक रोड पे पेश आया, नौजवान के गले पर डोर फिर गई, अस्पताल में ज़ेरे इलाज है ये नौजवान। ब्रेक के बाद इस पर आते हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम उनका बार बार जिक्र इसलिए करते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका खात्मा हो। ऑल दो आपको लोगों की नीयतें ही काम करने की नज़र नहीं आ रही हैं, तो खात्मा होगा किस तरह? शाहिद सिप्रा साहब, मनशियात की मैं बात कर रही हूँ। बारहा हम ऑलमोस्ट एवरी वीक जो है हमारे पास ये स्टोरी आती है, हमारे रिपोर्टर्स इस पे काम करते हैं, बार बार उन जगहों का तयन किया जाता है, बार बार उन जगहों को हाईलाइट किया जाता है। बल्कि DIG साहब भी कुछ दिन पहले हमारे साथ गेस्ट थे और बारहा उनसे भी ये चीज़ पूछा गया कि इसमें पुलिस का किरदार क्या है। पुलिस अपनी जिम्मेदारियों से बरी ज़िम्मा होती है। पुलिस के ऊपर जो ये चीज़ कहा जाता है कि जी वो 7 पुश्त पनाही कर रही है, उस पर DIG साहब का मौक़िफ़ ये था कि जहाँ कहीं हमें पता चलता है हमारे एहलकार मुलव्वस है, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर हो गई हैं। इंतज़ामिया कहती है, DC साहब कहते हैं रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं होंगे, तो हम इन लोगों को उठा के लेके कहाँ जाएँ? यानी सिप्रा साहब सभी जो हैं अपनी अपनी जिम्मेदारियों से हाथ खड़े कर रहे हैं। अब ये मनाजिर आप देख रहे हैं कि किस तरह से खुलेआम जो है ये लोग नशा वहाँ से ख़रीद भी रहे हैं, नशा वहाँ पर कर भी रहे हैं, पूछने वाला ही कोई नहीं है। देखिए, सारी नौजवान नस्ल है, ये जो हम वीडियोस दिखा रहे हैं ये सारे 25-30 साल इस एज में है, ये 20 साल में भी है, 20 से 30 साल में भी है। मुझे बताएं कि जिनके बारे में हम कहते हैं कि इन्होंने मुस्तकबिल हमारा बनना है, मुस्तकबिल में मुल्क की बागडोर संभालनी है, तो ये लोग आज नहर में और सूबाई दारुल हुकूमत में और वो शाहरा, प्रोमिनेंट जगह है शहर की, वो शाहरा, हाँ, जहाँ से आपके
सारे बड़े बड़े लोगों ने गुजरना है। सियासी शख्सियात की बात कर लें, कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात कर लें, सिक्योरिटी इदारों की बात कर लें, रियासत के जितने भी इदारे हैं उन्होंने वहां से गुजरना है और ये गुजर होता है रोजाना की बुनियाद पर। उसके बावजूद वहां ये अमाजगाह बन गई। नहर पे जितने पुल आपके बने हुए हैं उनके नीचे देखें इन्होंने घर आबाद किए हुए हैं, ये वहां रहते हैं। मुझे इस पे है कि ये चले ठीक है, ये तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे, ये किस तरफ आ जाएं या हुकूमत को इस तरह का इकदाम करे जो आपने कहा कि उन्होंने वैसे हाथ खड़े कर दिए। मुझे यहाँ ये इशू है कि जिस तरह हम पहले उसका पितंग साजी पे बात कर रहे हैं, यहाँ इनको पहुंचा कौन रहा है? बेसिकली तो ये बात है ना, आपके जेल रोड से लेकर, हाँ, जेल रोड से लेकर मुस्लिम टाउन तक ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर का सफर भी नहीं बनता। इस दौरान आप पेट्रोलिंग नहीं करवा सकते, आप पुलिस को जिम्मेदार यहाँ पे जिम्मेदारी सौंप नहीं सकते कि आप यहाँ आएँ और पेट्रोलिंग करें। आप सिविल कपड़ों में लोगों को यहाँ ड्यूटी लगाएं। वो जो सप्लायर हैं जो यहाँ सप्लाई देते हैं आप उनको पकड़ें, बजाय कि यही लोग जो कहते हैं कि 200-300 रुपया पुलिस ले जाती है, आप वो रिश्वत जनी और रिश्वत का जो मामला है उसको खत्म करें और ये चीज इस तरह खत्म होगी। जब सप्लायर को रोकेंगे उसका क्या वजह होगी? या लोग ये जगह छोड़ जाएंगे, किसी और जगह मुंतकिल हो जाएंगे, या फिर कुछ ना कुछ मामला ठीक हो जाए। हमारे यहाँ क्या होता है कि जिस चीज़ की अवेलेबिलिटी इजी हो जाए, जिस चीज़ तक रसाई आसानी से हो जाए, वो चीज़ ऑटोमेटिकली फैलेगी। बिल्कुल। और यहाँ भी यही हो रहा है कि किसी ने नशा अच्छा, ये लोग तो है ना यहाँ नशे ही हो गए, हम इनको बुरा भला भी कहें, जो मर्जी करें कि इंजेक्शन लगाते हैं बुरा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो यहाँ से आकर नशा लेते होंगे और अब बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पर जाके उनकी अपनी निजी महफिल होती होंगी, वहाँ भी ये तो होगा। इसलिए हमें उनको पकड़ने की ज़रूरत है जो इस लानत में जो मनशियात फरोश हैं, जो इनका मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। दाव पर लगाना क्या लग चुका है, लेकिन DC साहब और आपकी जो ज़िलाई इंतज़ामिया है उनको आगे आने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि ये अच्छी फैमिली से भी होंगे, आपके मतवसत तबका से भी होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी हैं। जब इनसे बात करें तो कुछ किसी ने FSC की हुई है, किसी ने BA किया हुआ है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही है। बिल्कुल, वो कोई ना कोई मामलात हैं जिसकी वजह, चाहे वो निजी महफिल की वजह से इस तरफ आ गए, चाहे कोई। सिप्रा साहब, एक और चीज़ की जरूरत है। हमने इस चीज़ में हमेशा NGOs का किरदार देखा है। हमारे यहाँ वाकई रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं है। अब इस पर किसने गौर करना है, किस पे इसने प्रॉपर हिकमत अमली बनानी है और कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसे कायम करने हैं जहां पर अगर इन लोगों को लेकर जाया भी जा रहा है तो प्रॉपर इनका कोई इलाज मुआवजा का बेड़ा उठाने के लिए भी तैयार हो। माजरत के साथ गैर सरकारी तंजीमें आपको उस वक्त नजर आती हैं, यहाँ एक दरख्त की टहनी काटे ना, आपके सामने एहतजाज शुरू हो जाएंगे कि दरख्त बचाओ, ये कराओ। भाई जिंदगी भी तो बचाओ ना पहले। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनकी जिंदगियां जो है वो तबाह हो रही हैं। इस तरफ आज तक किसी NGO ने ये नहीं कहा कि हम इनको हमारे पास भेजें। उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं, उनके अपने मफादात होते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आप कहें कि ये बहबूद के लिए काम करती हैं, ठीक है करती होंगी, लेकिन उनके अपने मफादात इन चीज़ों में होते हैं। NGOs इसलिए काम कर रही होती हैं। मुझे बताएं कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनके बहुत सारे मुखय्यर हजरात उनको पैसे दे रहे होते हैं, वो खैरात कर रहे होते हैं कि आप ये इदारे चलाएं। मैंने उस वक्त भी बात की थी कि DC साहब थोड़ा कदम बढ़ाएं, इन प्राइवेट जो लोग हैं, जो NGOs हैं, इनको साथ लें। बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग होंगी जिनकी फैमिलीज चाहती होंगी कि हमारा बच्चा जो है उसका ट्रीटमेंट हो जाए किसी सेंटर में, वो पैसे शायद खुद भी अदा कर देंगे। ऐसे ही है। उसके बावजूद अगर आप हाथ खड़े कर दें और DIG साहब कहें कि हमारे भी हाथ खड़े हैं, तो फिर तो मामला, फिर रियासत ने जब आपने जिम्मेदारी खत्म कर दी, हम आप NGOs जो हैं जो मर्जी करते रहे, फिर कुछ भी नहीं होना। इसलिए रियासत मुतहरिक हो तो फिर हो सकता है, अदरवाइज ये 10-12 लोग हम देखा करते थे ऐसे साल 2 पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। ये और अब तो यहाँ पे जो नौजवान नजर आ रहे हैं, इनके अलावा यहाँ से खरीद के जो लेके जा रहे हैं वो एक अलहदा। और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह, आपकी यूनिवर्सिटियों तक नशियात पहुँच रही हैं। आपकी नौजवान नस्ल जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें बहुत ही कम उम्र लड़कियां जो हैं वो नशे की आदी होती जा रही हैं। तो जब तक इस नासूर को माशरे से ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम इस माशरती बिगाड़ को भी ख़त्म नहीं कर पाएंगे। शाहदरा के इलाके से खबर एक शामिल कर लेते हैं। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई की है और मिल्क साज यूनिट पकड़ा गया। 5000 लीटर दूध तल्फ किया गया। ये शाहदरा के इलाके में कार्रवाई हुई है। आई अग्री के बहुत सारी कार्रवाइयाँ ये लोग करते भी हैं।
शहर के दाखिली रास्तों पर भी हमने देखा माजी में बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं, लेकिन ये शाहदरा के इलाके के अलावा भी शायद सिप्रा साहब आप एग्री करेंगे बहुत सारे इलाकों में ये काम जो है खुलेआम किया जा रहा है। अब तो आम बना रहे हैं लोग, अब तो आम छोटे छोटे घरों में उन्होंने इस तरह के कारखाने लगाए हैं, वो बना रहे हैं। मुझे बताएं, हम इसी को टेस्ट केस बना दें, इसी को मिसाल हम बना सकते हैं। बिल्कुल। लाहौर का एरिया है ना, लाहौर में ये आया होना दूध, ये लाहौर में डिलीवर करते होंगे। मुझे बताएं, इनको आपने पकड़ा है इतनी देर में फूड अथॉरिटी पे, ठीक है बहुत अच्छा काम किया, फूड अथॉरिटी ने पकड़ा, इतने 1000 लीटर पकड़ा गया। मुझे बताएं, इनको पकड़कर उन दुकानों पे क्यों नहीं लेके गए जहां पर ये सप्लाई जाती थी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप उन दुकानों को सील करते, सील क्या करते, उनका कारोबार तबाह कर देते, खत्म कर देते। तजावुजात वाली की जाती हैं, जो हम तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां देखते हैं, फॉर द टाइम बीइंग आप ये कार्रवाई करते हैं, सील करके जाते हैं, फौरी तौर पर वो दुकानें ऐसे खोल के अगले दिन दुकान दोबारा खुल जाती है। सील से काम नहीं चलने वाला ये। देखें, आप अदालत में जाएंगे, अदालत में क्या प्ली होती है कि मेरा कारोबार है जी, मेरा कारोबार खत्म हो गया। भाई फूड अथॉरिटी अगर कानून साजी के जरिए, कानून के जरिए उनके साथ फाइट करे, तो मुझे बताएं कि जो आपके अदालत में जज साहब बैठे हैं वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। ये लोग जो हैं वो इस तरह का दूध बेचकर इंसानी जिंदगियों को दाव पर लगा रहे हैं, तो जज साहब बात नहीं सुनेगी, आपकी अदालतें बात नहीं सुनेगी, वो सुनेगी। मैं ये कह रहा हूं कि ये फूड अथॉरिटी ये टेस्ट केस बना दे, एग्जाम्पल बना दे शहर में कि ये जो यहाँ से दूध बन रहा था शाहदरा से, लाहौर में इस एरिया में ये दुकान थी जहाँ फरोख्त हो रहा था, उनको सील क्या करना, उनको खत्म कर दें, बिल्कुल उनका कारोबार ही खत्म कर दें, तो इनको सजा दिलवाएं तो फिर हो सकता है। नहीं तो फिर हम यही होगा कि ट्रक पकड़ा गया बाबू साबू से, कभी होगा कि सगियां से पकड़ा गया। आप मुझे बताएं, मुर्दार मुर्गियां भी तो पकड़ी जाती बार बार हमने अभी सैटरडे कई दफा पकड़ी गई ना, आज तक हुई निशानदेही कि किस दुकान पे फरोख्त हो रही थी, किस रेस्टोरेंट या किस होटल पे जा रही थी, आज तक हुआ नहीं हुआ। देखे, जहां से आपने पकड़ लिया, जहां पे सप्लाई जा रही थी, दोनों तरफ से है ना, ये लोग ला रहे हैं, कोई तो आगे उसका फायदा उठा रहा है। मुझे अफसोस इस चीज पे होता है कि महंगी मुर्गी लोग खरीदें, चिकन खरीदें, महंगा दूध लोग खरीदें, और उस पर जो है आपके सेहत दुश्मन अनासर मिलावट करके किस तरह लोगों के साथ जो है उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और जिनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर बनाना है, वो लोग लंबी तान के सो रहे होते हैं। एक आधी कार्रवाई हो गई ठीक है, ना हुई तो फिर लोग तो बेचारे नाकिस चीज़ें खाने पर मजबूर हैं। दूध तो रोजाना आ रहा है ना हर जगह, लाहौर में बिल्कुल लाखों लीटर आता है ना दूध, रोजाना आता है ना लाहौर में। तो आपके जो आबादी है ये अच्छी ऑप्शन है कि आप दाखिली खारजी रास्तों पे चेक एंड बैलेंस रखें, वहां पर आप हमने माजी में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं, बहुत हुआ है। ठोकर नियाज बेग, बाबू साबू, सगियां, 3-4 ही तो दाखिली रास्ते हैं, काना है और उस साइड में 3 रास्ते हैं, 4 हमारे पास दाखिली रास्ते जहाँ से लोग आते हैं। मुझे बताएं कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये सप्लाई कहाँ जानी थी, वो भी तो जिम्मेदार है ना। बिल्कुल सही। मैं नाकिस दूध बना रहा हूँ या कोई चीज बना रहा हूँ, मैं आपको फरोख्त कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। आप क्यों फरोख्त आगे उसकी फरोख्त क्यों कर रहे हैं? आपको उसमें प्रॉफिट ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे मुनाफा कमा रहे हैं। खैर, हमने ये चीजें हाईलाइट करनी थी। सिप्रा साहब वक्त कम है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानेंगे, जिसके बाद शो में आपको एक बार फिर से वेलकम कहेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स का सिलसिला हम शुरू करने वाले हैं और मेरे पास हैं जी कुछ मोबाइल के रेट्स, वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ अगर आप प्लान करें मोबाइल खरीदने का। पहला मोबाइल Vivo V9 मोबाइल है और इसकी कीमत क्या है, 29,999 रुपये में अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। Vivo Y12 मोबाइल 20,999 रुपये। Vivo Y15 मोबाइल 25,999 रुपये इसकी। और इसके बाद नेक्स्ट मोबाइल Vivo Y30 मोबाइल है और इसकी प्राइस क्या है जी, अगर आपने खरीदना है 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। मोबाइल रेट्स आपने जान लिए और इसके बाद जी हमने जानने हैं सब्जियों के रेट्स क्या हैं। अपना सेगमेंट शामिल करते हैं आज के भाव।
बाहर मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर हसनैन, तो उनसे जान लेते हैं कि सब्जियों की कीमतें क्या हैं। वीकेंड पे हमने देखा लोग शिकायत ये कर रहे थे कि सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया है और इंतज़ामिया जो है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कहीं पर नज़र नहीं आते, बल्कि लोग ये कहते हैं कि जिस इलाकों में जाओ, पोश इलाकों में सब्जियों के रेट अलहदा हैं और शहर के दीगर इलाकों में अलहदा हैं, यानी एक रेट लिस्ट भी आप इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते हैं। सब स्टैंडर्ड सब्जियां होने की भी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही हैं। इवन जो आपके इतवार बाज़ार लगाए जाते हैं वहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ नाम की कहा जाता है सस्ती एशिया, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट रेट सेम होते हैं। तो चलते हैं हसनैन की तरफ, ओवर टू यू। जी, सरकारी नरखनामों के मुताबिक सब्जियों की कीमतों और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में काफ़ी तज़ाद देखने में आया है और जो दुकानदार हैं, जो फड़िए हैं और जो आड़ती हैं, वो सब्जियों को मनमाने रेटों पर फ़रोख्त कर रहे हैं, जिसके ऊपर ना सिर्फ दुकानदार बल्कि जो ख़रीदार हैं वो शिकवा करा है और उनका ये कहना है कि जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है या फिर जो ज़िला इंतज़ामिया है या फिर जो मंडियों में जो चेक एंड बैलेंस रखने वाली टीमें हैं, वो कुछ भी काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो खरीदार हैं, जो दुकानदार हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उसमें अदरक चाइना की बात की जाए, जो अदरक चाइना है उसकी जो कीमत है वो 330 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन जो ओपन मार्केट है उसमें 380 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर आलू की कीमत की बात की जाए, आलू की जो कीमत है सरकारी नरखनामों के मुताबिक 50 रुपये, लेकिन वो 60 से 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बैंगन की कीमत जो है सरकारी वो 83 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह फूल गोभी की बात की जाए तो जो सरकारी कीमत है वो 104 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 140 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। सब्ज़ मिर्च की बात की जाए तो सरकारी कीमत 62 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में वो 80-85 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। टमाटर की बात की जाए तो जो टमाटर है वो सरकारी कीमत 100 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 120-125 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। खीरा फार्मी की बात की जाए तो सरकारी कीमत 62 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 80 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन चाइना की अगर बात की जाए तो लहसुन चाइना सरकारी कीमत 260, लेकिन ओपन मार्केट में 320-330 तक फ़रोख्त हो रहा है। बात की जाए जी मेथी की, तो मेथी की जो सरकारी कीमत है 197 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 240, 250, 260 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बात की जाए मटर की तो जो सरकारी कीमत है 240 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 320-330 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह बात की जाए अगर लीमू की तो जो लीमू की सरकारी कीमत है 120, लेकिन ओपन मार्केट में 130 से 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए घिया कद्दू की तो सरकारी कीमत 83 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में 110 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। बात की जाए जी अरवी की, सरकारी रेट जो है वो 50 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। अगर दीगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो उनमें टिंडे जो हैं देसी वो 180 रुपये। इसी तरह अगर भिंडी की बात की जाए तो जो भिंडी है 120, करेले की बात की जाए तो 160, और अगर अदरक चाइना की बात, गाजर चाइना की बात की जाए तो वो 120 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। तो ये सब्जियां हैं जिनकी सरकारी कीमतें और जो ओपन मार्केट की कीमतें हैं उनमें काफ़ी तजाद है, जिसकी वजह से जो शहरी हैं जी, बहुत शुक्रिया हसनैन। ओपन मार्केट में कीमतें क्या हैं, सरकारी रेट लिस्ट किस हद तक अमल दरामद हो रहा है और लोग क्या कह रहे हैं, दुकानदार क्या कह रहे हैं, ये हमें बता रहे थे जी हमारे रिपोर्टर हसनैन, जो कि इस वक्त बाहर मार्केट में मौजूद थे। सब्जियों की कीमतों के बाद मीट रेट्स क्या हैं वो जान लीजिए। ज़ैनत शॉप के रेट मेरे पास हैं। बीफ पर केजी यहाँ पर आपको मिलेगा 600 रुपये किलो में, और बीफ मिन्स अगर आप खरीदने जाएंगे यहाँ से 706 रुपये किलो में ये अवेलेबल है। मटन पर केजी यहाँ से आपको मिलेगा 1435 रुपये में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1575 रुपये किलो में। और चिकन की कीमत आपके साथ जो है शेयर करेंगे। रेट में इजाफा देखा जा रहा है जी। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 141 रुपये में मिलेगी मार्केट में। इसका बना हुआ गोश्त 204 रुपये में अवेलेबल है, 204 रुपये किलो में। अब जी अंडों की कीमतें क्या हैं। रिटेल प्राइस के मुताबिक 153 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। होलसेल में आपको 151 रुपये दर्जन में मिलेंगे। यहाँ पर आप 2 रुपये की बचत कर सकते हैं। और इसके बाद गोरमे पे 152 रुपये दर्जन में, जी 152, अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो आप अंडों की खरीदारी 152 रुपये दर्जन में कर सकते हैं। ये तो थी हमारे पास जी सारी रेट लिस्ट, आपके साथ शेयर कर दी है। ख़रीदारी करने के लिए अगर आपने चीज़ों की जाना है तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं जी बाहर देखें गर्मी तो नहीं है, बारिश वाला मौसम तो नहीं हो रहा। मौसम की तरफ चलते हैं। उमर डार मौजूद हैं। उमर, बताइए मौसम कैसा है इस वक्त शहर का? जी उमर।
बिल्कुल, अगर इस वक्त शहर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त जो सूरज है वो सवा नेज़े पर। जी बिल्कुल, इस वक्त अगर शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज जो है वो सवा नेज़े पर शहरियों को आंखें दिखा रहा है और शदीद धूप की वजह से गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है उसमें इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों को जो है मुश्किलात का सामना है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आज 37 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रहने का इम्कान है, जब से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। इसके अलावा हवा में नमी का जो तनासुब है वो 54% है और 10 किलो फी घंटा की रफ्तार से जो है वो शहर में हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। इसके अलावा जो है इस वक्त तो शहर में जो है तेज़ धूप और गर्मी है, लेकिन आज जो है महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई भी की गई है, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि बारिश के बाद जो गर्मी का जोर है वो टूटेगा और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाएगा। जी उमर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हाल उमर ने हमें बता दी है। अब जान लेते हैं माल का हाल। करेंसी रेट्स हमारे पास हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। अब आपको बताते हैं बचत आप कैसे कर सकते हैं बचत बाज़ार में। ब्रांड्स हैं हमारे पास जहां पर ऑफ लगी हैं। पहला ब्रांड है जे डॉट। अगर आप यहां जा रहे हैं अप टू 25% ऑफ है। इंड्योर पे आप जाएंगे अप टू 50% ऑफ है। हैंगटन पे अगर आप जा रहे हैं, नेक्स्ट ब्रांड है जी हमारे पास, यहाँ पर भी अप टू 70% ऑफ है। चैनवन पे अगर आप जा रहे हैं अप टू 40% ऑफ है। सेल्स आपने जान ली, कहाँ कहाँ सेल लगी है, यहाँ से आप खरीदारी कर सकते हैं और इन सभी ब्रांड्स पर ऑनलाइन शॉपिंग के ऑप्शन भी मौजूद है। तो आप प्लान कीजिए। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आज के गेस्ट हमारे साथ होंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अशरा मुहर्रमुल हराम चल रहा है और इस हवाले से शहर भर में मजालिस भी हो रही हैं और जुलूसों का इनेकाद भी किया जा रहा है। तो प्रोग्राम के इस हिस्से में आज ख़ास तौर पर हम वाक़या करबला पर रोशनी डालने वाले हैं। हमारे साथ मजहबी स्कॉलर शहर बानो साहिबा मौजूद हैं। अपनी मेहमान को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। आज जैसा कि हम ज़िक्र कर रहे हैं कि जी हम ख़ास तौर पर अशरा मुहर्रमुल हराम के वाले से, जहाँ पर शहर भर में बहुत एहतराम के साथ मजालिस का, जुलूसों का सिलसिला जो है वो है, तो हम चाह रहे हैं कि वाक़या करबला क्या है, इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, वाक़या करबला का ताल्लुक़ ख़ानदान पैगम्बर से है और हमें ख़ानदान पैगम्बर की जो हैसियत और उनका जो मकाम है, जितनी क्लैरिटी हमें उसके बारे में होगी, उतना ही हम इस वाक़े को, इस तहरीक को, करबला एक वाक़या नहीं है, करबला एक परपेचुअल तहरीक है, उतना हमें उस तहरीक को समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए, हम वाक़या तहरीक करबला का जो हीरो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, बिल्कुल। अब इस हीरो को शनाख्त करने के लिए हम अगर आए मुबाहिला की तरफ चले जाएं, जब पैगम्बर अलैहिस्सलाम को नजरान के सामने कहा गया कि आप अब अपनी हुज्जत को पेश करें, उन्होंने अपनी हुज्जत को पेश किया, तो अबनाना व अबनाकुम निसाना व निसाकुम अनफुसना व अनफुसकुम, यानी जब इल्म के दफ्तर ख़त्म हो गए, सारी बातें वो जो हिकमत की थी वो ख़त्म हो गई और नहीं मानी गई, तो अल्लाह ने पैगम्बर को जो हुज्जत पेश करने के लिए कहा, यानी आखिरी और फाइनल बात,
उसे पर्सोनिफाई किया। सही। और अनफुसना के मकाम पर जनाब अली मुर्तज़ा बहुत मशहूर आलिम हैं बरादरान अहले सुन्नत के, शौकत अली थानवी साहब जो फाउंडर मेंबर्स में से हैं दारुल उलूम देवबंद के। उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि अनफुसना व अनफुसकुम की जगह पर जनाब अली मुर्तज़ा को लेकर गए पैगंबर, और निसाना की जगह पर जनाब फ़ातिमा ज़हरा, और अबनाना की जगह पर इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। ये उन्होंने इस तफसीर में हाशी में लिखा। अभी देखिए कि ये 4 शख्सियतें पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ जा रही हैं, तो ये शख्सियतें हाज जका, कुरान कहता है हाज जका हुज्जत खुदा हैं। यानी अब इल्म की बात नहीं है, गुफ्तगू की बात नहीं है, हिकमत की बात नहीं है, यानी हुज्जत अगर पर्सोनिफाई हुई, शख्सियत की शक्ल में ढली, तो वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के साथ ये 4 अफराद थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी हुज्जत करार दिया। तो ये मकाम है वो ख़ानदान पैगंबर का। सुभान अल्लाह। फिर आप ये देखिए कि बुखारी में जब तारीफ़ फ़ज़ाइल का बाब बांधा गया आले मोहम्मद अहले बैत ताहिरीन के लिए, तो उसमें ये लिखा गया कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों को तलब किया, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, और उनका रुख मस्जिद में तमाम असहाब के सामने कर दिया और कहा कि ये मेरी दुनिया की खुशबू है। अब दुनिया की खुशबू आखिरत की बात नहीं कि दुनिया, अब दुनिया में आपको पैगंबर से सुन्नत चाहिए, तरीक़त चाहिए, शरीयत चाहिए, किताब चाहिए, इंसानियत चाहिए, जो कुछ इख्लाक़ इंसानी के लिए, अदालत चाहिए, इंसाफ, जो कुछ आप समझें कि कुरान करीम में जो कुरान जिसका आईन है, तो कहा ये मेरी खुशबू है, यानी जो चीज़ आप चाहते हैं वो इनसे आपको हासिल होगी। सुभान, वो इतनी एक पावरफुल स्टेटमेंट है पैगंबर अलैहिस्सलाम की। फिर देखिए जिस वक्त बहुत ही नामी ग्रामी और बहुत बड़े आलिम बरादरान अहले सुन्नत के शाह अब्दुल अजीज़ दहलवी जना शाह वलीउल्लाह के बेटे, उन्होंने जब नाक़तुल्लाह साक़िया सूरह शम्स की उस छोटी सी आयत का तफसीर अज़ीज़िया में तज़किरा किया, तो कहा कि नाक़तुल्लाह उम्मत मोहम्मदिया में जनाब अली इब्न अबी तालिब है। पैगंबर ने कहा कि अली जो है नाक़े साले की तरह है, जो अली को कत्ल करेगा वो बदतरीन शख्स होगा इस उम्मत का। तो फिर शाह अब्दुल अजीज़ ने लिखा कि नाक़े साले के कत्ल होने के बाद, मारने के बाद, उसका बच्चा भी पहाड़ में गायब हो गया। अच्छा। तो जैसे वो बच्चा भी गायब हो गया तो वो कौम पर अज़ाब आ गया। तो शाह अब्दुल अजीज़ ने लिखा कि अगर जनाब अली मुर्तज़ा जो नाक़े साले थे इस उम्मत के, अगर उनके साथ उनकी औलाद भी कत्ल हो जाती उस वक्त और ज़िंदा न रहती, तो इस कौम पर अज़ाब हो जाता। सही। ये शाह अब्दुल अजीज़ के जो उन्होंने उसको बयान किया नाक़तुल्लाह साक़िया को। तो आप ये देखिए कि एक वक्त वो था जब इमाम अली का क़िताल होता है, और उसके बाद फिर एक दूसरा मौका हम ये देखते हैं कि जो मास लेवल पर आले मोहम्मद का क़िताल होता है, जो करबला के अंदर, अगर करबला में भी सारे के सारे कत्ल हो जाते और एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन न बचते तो उम्मत पर अज़ाब हो जाता। अच्छा। ये हैसियत है शाह अब्दुल अजीज़ की तफसीर अज़ीज़िया के अंदर मौजूद है कि ये इन शख्सियतों की हैसियत और उनका मकाम क्या है। तो आप ये देखिए कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं, वो जो हुज्जत खुदा है, वो जो नाक़तुल्लाह है, हम इनके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए कि उम्मत में हम कहते हैं कि 5 लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा शकी और बहुत ही बदतरीन थे, जिन पर हमेशा के लिए खुदा की लानत होगी। एक तो वो जिसने इसने हाबील को कत्ल कर डाला, दूसरा वो जिसने याहिया इब्न ज़करिया को, पैगंबर इस्लाम को कत्ल कर डाला, पैगंबर को कत्ल कर डाला, तीसरे जिसने नाक़े साले को कत्ल कर डाला, चौथे वो जिसने जनाब अमीरुल मोमिनीन को कत्ल किया इब्न मुलजिम, और 5वां वो यजीद जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल किया। ये 5 अफराद इस उम्मत के शकी तरीन अफराद हैं, और इन्हीं के बारे में मुख्तलिफ जो ज़ियारतें पढ़ी जाती हैं, मतलब सलाम किए जाते हैं मासूमीन को और शुहदा को, उनमें इनका तस्करा किया जाता है कि ये हैं वो जालिम हैं कि जिन्होंने इब्तिदाई इंसानियत से इस तरह के लोगों को कत्ल कर डाला। अब इस सूरत हाल के अंदर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उस तहरीक करबला के असबाब को अगर जानने की कोशिश करें तो हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी कि हम ये समझेंगे अचानक कोई बड़ा हादसा हो गया, भाई सैंड ड्यून आए और वो ऊँट गिर पड़े और सारे शहीद हो गए, या अचानक को डाकुओं का कोई ग्रुप आ गया, उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को घेर लिया और कत्ल कर दिया। ये चीज़ें अचानक नहीं हुआ करती, बिल्कुल इसके लिए पूरी हिस्ट्री होती है। और खुसूसन वो शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से पहले अगर 20-25 साल की हिस्ट्री को अगर देखा जाए तो पैगंबर के विसाल के बाद कुछ अरसे तक तो जो खिलाफत राशिदा थी उसमें मामला संभला रहा, लेकिन जो अहले कुरैश थे, जो पैगंबर के बदतरीन मुखालिफ थे, दिल से कबूल नहीं किया था। अच्छा, क्या चीज़ कबूल नहीं की थी? देखिए, पैगंबर का सबसे ज़्यादा थ्रस्ट किस बात पे था? अदालत और इंसाफ। बिल्कुल, किस तरह भी बिलाशुबा। देखिए, अगर अदल नहीं होता ना तो एक खुदा हो या 10 खुदा हो,
क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये खुदा मेरी उस पेट की भूख और मेरे जिस्म की उस मर्ज़ और मेरी उस ज़िंदगी के जो ज़रूरियात हैं उनको इंश्योर नहीं कर सकता, यानी मुझे अदल और इंसाफ नहीं मिल सकता, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कोई खुदा या 10 खुदा? तो पैगंबर का सारा थ्रस्ट जो है ना अदालत और इंसाफ के ऊपर था। तो ये उनकी ज़हनियत में नहीं था। जुल्म के आदी थे, गुलाम बना कर रखते थे, लोगों के हुकूक को पामाल करते थे, सारे माल को अपने पास घेर के रखते थे। कुरान करीम की अव्वलीन जो सूरतें हैं ना, पहला दस्ता जो नुज़ूल का है, उसमें सारा ये देखिए, ये अदालत और इंसाफ पर बात है और बड़ी सख्त लहजे में बात की कुरान मजीद ने उन लोगों से। तो उन्होंने मौके की तलाश की कि ऐसा मौका है कि जब पैगंबर नज़रों के सामने से हट जाएं और उनके जो बहुत कमिटेड असहाब हैं उन नज़रों के सामने से हट जाएं, तो फिर हम अपना खेल दोबारा खेल शुरू कर देंगे। तो वो सारा अरब जहनियत, कहते हैं ना, अरब जहनियत ने वो अपना काम दिखाया और यहाँ तक कि इस हद तक ले आए कि शायर इस्लाम को तब्दील करके रख दिया। सही। शायर देखिए, किसी भी चीज़ की जो आइडेंटिटी होती है उसका शार होता है। मतलब नमाज मुसलमानों का शार है, उनकी आइडेंटिटी है। हज मुसलमानों का शार है, उनकी आइडेंटिटी है। यानी जो भी मिसाल के तौर पर एक मॉडेस्टी है ज़िंदगी में, हमारे कल्चर के अंदर ऐसा लिबास पहनना जिससे इंसान की इज्जत और आबरू का तहफ़्फ़ुज़ हो, ये सब हमारे कल्चर के अंदर है। ये हमारा एक शार है, मुसलमानों का एक शार। तो उन्होंने सबसे पहले शायर इस्लाम पर हमला करना शुरू किया। इमाम इब्न तैमिया लिखते हैं, जो एक बहुत बड़ा नाम है बरादरान अहले सुन्नत में, बहुत बड़ा इमाम इब्न तैमिया, पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट उन पर। उन्होंने कहा कि बनी उमैया ने शायर इस्लाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। नमाज़ों के औकात को उनके एहतराम नहीं करते थे, बल्कि पैगंबर जो नमाज़ पढ़ते थे वो थी कि आप रुकू के बाद खड़े होते थे, अच्छा, फिर सजदे में जाते थे, पहले सजदे के बाद बैठते थे, फिर दूसरा सजदा करते थे। जो रवैया जो पैगंबर का सुन्नत है, उन्होंने इस तरीके को भी ख़त्म कर दिया। फिर इमाम इब्न तैमिया ने लिखा कि पैगंबर आवाज़ बुलंद तकबीर कहते थे, उन्होंने आवाज़ बुलंद तकबीर कहने पर पाबंदी लगा दी। अच्छा, यानी हर तरह से तंगियां, हर तरह में, मतलब है कि शायर इस्लाम ऐसा हिलाओ, ऐसा शेक करो कि लोग चीज़ें भूल जाएं, सब इधर उधर हो जाए और लोगों को कुछ याद न रहे। इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर एक बड़ा ही हैरान कुन क्या मैं कहूँ कि तारीख़ी सारी ऐसी थी कि एक बार मरवान जो था गवर्नर बनी उमैया का, वो उसको मदीने से बाहर जाना पड़ा, तो उसने जनाब अबू हुरैरा को अपनी जगह जो है कायम मकाम गवर्नर कर दिया। तो अबू हुरैरा ने जुमे की नमाज़ पढ़ाई, तो जनाब अबू हुरैरा भी नमाज ख़त्म ही ना उन्होंने की थी कि बनी उमैया के चेले उनके ऊपर चढ़ दौड़े और उन्होंने कहा कि तुमने आज जो है वो सूरतें पढ़ी नमाज में जो अली पढ़ते थे, तुमने वो सूरतें क्यों पढ़ी? तो जनाब अली मुर्तज़ा सूरह जुमा और सूरह मुनाफिकून पढ़ा करते थे नमाज जुमा में। तो जनाब अबू हुरैरा ने कहा कि ये तो वही सूरतें हैं जो पैगंबर पढ़ते थे, अली ने अपने पास से तो इजाद नहीं की थी, अली तो रसूल की सूरतें, जो रसूल ने तरीका बताया वही अली पढ़ा करते थे, तो मैंने तो वही तरीका इख्तियार किया जो पैगंबर और अली मुर्तज़ा का तरीका है। तो इस हद तक बनी उमैया की दुश्मनी पैगंबर के साथ थी। पैगंबर का नाम तब ले नहीं सकते थे क्योंकि उनके नाम के ऊपर तो उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम कर रखा था, तो पैगंबर का नाम लिए बगैर उन्होंने जनाब अली मुर्तज़ा को टारगेट बनाना शुरू किया। इब्न हजर मक्की ने फतहुल बारी में लिखा, शरह बुखारी में, कि तकबीर बुलंद आवाज़ से कहना बंद कर दिया था बनी उमैया ने और मना करते थे। और फिर इब्न हजर मक्की ने ही लिखा कि ज़ियाद बिन नबिया जो बनी उमैया का गवर्नर था, उसने लेट कर नमाज पढ़ाता था। अबू दाऊद ने लिखा कि अबू अय्यूब अंसारी जब मिस्र गए, कौन से साहबी पैगंबर के जिनके घर में पैगंबर ने हिजरत के बाद उनका घर ऑफर हुआ था ना, अबू अय्यूब अंसारी के घर के सामने जाकर नाक़े रसूल रुका। अबू अय्यूब अंसारी ने गवर्नर से कहा उक़बा बिन आमिर को कि तुम नमाजों में इतनी ताख़ीर करते हो, तुम पैगंबर के अलावा कोई दीन लाए हो? तो उसने कहा हमसे ज़्यादा बहस ना किया करो, हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं होती। ये शायर इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा था और किस तरह से तंगियाँ पैदा की जा रही थी और मुसलसल जो है वो तंग किया जा रहा था। यहीं से हम गुफ्तगू का सिलसिला के फिलहाल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद हैं शहरबानो साहिबा, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हम बात कर रहे थे कि किस तरह से शायर इस्लाम का जो है वो मजाक उड़ाया गया, बार बार तंगियाँ पैदा करने की कोशिश की गई, नमाज के तरीक़ेकार को बदला गया और मुसलसल जो है वो ज़िंदगी तंग करने की कोशिश भी की गई। यहीं से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। जी देखिए, इब्न हजर मक्की ने भी लिखा, बुखारी के अंदर भी लिखा गया और बहुत सारी किताबों के अंदर जो हमारे बरादरान अहले सुन्नत की हैं कि अगर कोई, बल्कि जनाब हिजर बिन अदी के कत्ल की वजह भी इसी बात पर एतराज़ कि तुम शायर इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हो, ज़ोहर की नमाज इतनी
ड्रैग करो कि मगरिब के वक्त आ जाए, मगरिब की इतनी ड्रैग करो कि इशा का वक्त भी गुजर जाए। तो उन्होंने गवर्नर ज़ियाद को कुछ कंकरियाँ मारी कि तुम कौन सा दीन ईजाद करना चाहते हो जो पैगम्बर के दीन के अलावा है। तो इसी बात को लोगों को डराने के लिए, क्योंकि हिजर जैसे लोग जो थे वो लीडर लोग थे ना, तो हिजर बिन नदीर उनके साथियों का जो कत्ल हुआ उसकी वजह भी शायर इस्लाम के जो मजाक उड़ाया जा रहा था उसके खिलाफ उनको उनका जो एहतजाज था उसको दबाने के लिए ये तक लिखा किताबों ने कि बड़े बड़े मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन ने कि अगर कोई शोर मचाता था कि भाई नमाज का वक्त हो रहा है, क्यों नहीं आप नमाज पढ़ा रहे, तो उसको उठा के ले जाते थे सिपाही और सर काट कर मजमे में लाकर सर फेंक देते थे ताकि लोग खौफजदा हो जाएं। इस तरह टेरर का आलम था। इस टेरर के आलम में आप ये बताइए कि किसकी मजाल थी जो कहता कि इस्लाम ऐसा है, और जो सूरह मुनाफिकून और सूरह जुमा नमाज़ें पढ़ने पर जो पैगम्बर की सुन्नत थी उस पर शोर मचाते थे बनी मैया के चेले। तो फिर आपको देखिए क्या हो जाता है। फिर उसके बाद जब यजीद की वली अहदी का ऐलान हुआ तो सबसे पहले जिसने इस पर शोर मचाया वो जनाब अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हैं, जनाब आयशा के छोटे भाई और उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा के छोटे भाई जनाब हज़रत अबू बकर के फर्जंद। सबसे पहले उठकर उन्होंने जो मस्जिद नबवी में एक सज़ाए एहतजाज बुलंद की, मरवान से कहा कि किसने अपने बेटे को नामजद किया, क्या मेरे बाप ने हमें किसी को खलीफा बनाया, क्या जनाब उमर ने अपने बेटे को बनाया, क्या जनाब उस्मान ने अपने बेटों को बनाया, क्या अली मुर्तज़ा ने अपने बेटों को बनाया, तुम कैसे बना रहे हो अपने बेटे को वलियत। तो उनके पीछे फौजी भाग आए, पुलिस वाले जो उनके थे ना वो सिक्योरिटी जो भी उनके, तो कहा से पकड़ के लाओ, जो उनके असला बरदार लोग थे पकड़ के लाओ। तो जनाब अब्दुर्रहमान जनाब आयशा के हुजरे में जाकर छुपे। तो फिर कहा कि तुम बदतरीन औलाद हो अबू बकर की, तुम पर सूरह अकाफ की आयत नाज़िल हुई। तो जनाब आयशा ने फिर जवाब दिया कि तुम हो बनी मरवान, तुम्हारे लिए सूरह अकाफ की बदतरीन वो आयत जो हैं तुम्हारी मजम्मत में नाज़िल। फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। और जनाब आयशा को इस बात का बहुत खलक था और उनको पूरी तरह पता था कि बनी उमैया इस कत्ल के पीछे। और आपके भाई, आपके दोनों भाई कत्ल हुए, जनाब अबू बकर के दोनों साहबजादगान कत्ल हुए, मोहम्मद बिन अबू बकर भी और अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर भी, और दोनों के कातिल जो है बनी उमैया। तो आप ये देखिए कि जब कैसे नामी ग्रामी लोग सफ़े हस्ती से मिटाए गए। तो फिर जनाब अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर पर पाबंदियाँ थीं जो नामी ग्रामी लोग थे। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर का किरदार यहाँ पर बड़ा ही खामोश किरदार है और उन्होंने जो है वो अपनी जान बचाई। अब इन सारे लोगों में जो सबसे स्टार पर्सनैलिटी थी, मोहम्मद बिन अबू बकर हैं ना, आप अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर हैं ना, अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं, इमाम हुसैन इस्लाम फर्जंदे रसूल हैं और वो मकाम है हुज्जत खुदा है। सूरह आए मुबाहिला आपको खुदा ने हुज्जत पर्सोनिफाइड करार दिया। अब ऐसे में भैया इतने लोगों ने, आप कहते हैं ना सबने हमारी बैयत कर ली थी, तो फिर इमाम हुसैन ने ना की थी तो क्या फ़र्क पड़ता था। इसका मतलब है कि अवाम की बैयत का कोई अहमियत नहीं होती। अवाम तो रेवड़ होते हैं जानवरों का, जिसे किस तरफ भी हाँक दो। बात होती है लीडर्स जो टॉप लाइन लोग हैं। अब वो टॉप लाइन में अब्दुल्लाह इब्न उमर तो हट गए, अब्दुर्रहमान को आपने कत्ल कर डाला, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर अपनी पॉलिटिक्स में चले गए, तो अब एक ही बंदा रह गया और वो इतना पावरफुल था कि अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अगर बैत कर लेते तो फिर तो बनी उमैया के लिए मैदान खुला हुआ था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको हेड ऑन लिया और ये वो वक्त था कि जहाँ आपने उस आयत की तफसीर जो आपसे पहले वादा लिया गया था। देखिए 15वां सूरा है नुज़ूल के एतबार से सूरह कौसर, और वहाँ पर पैगम्बर को कौसर देते वक्त क्या कहा गया था, फसल ले रब्बे का बनहर, पैगम्बर तुम्हें इताअत करनी और कुर्बानी देनी है, तब तो कौसर तुम्हारी है। और कौसर का मतलब क्या है कि ऐसा इख्तियार और अथॉरिटी कि जो खुदा के इख्तियार और अथॉरिटी से ड्राइव की गई हो, ये कौसर का मतलब। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो इताअत और कुर्बानी का सफ़र भी तय करना है, और दूसरे अपने जद जनाब इब्राहिम और इस्माइल का वफ़दैनाहु बिज़ुबिन अज़ीम व तरकना लहू फ़िल आखिरीन, इस्माइल को बचाया, एक मेंढा जुबा हुआ, लेकिन कहा तो बस तुम्हारी यहीं तक आजमाइश थी, इसे आखिर में आने वालों के लिए हमने छोड़ दिया। आखिर में औलाद इस्माइल से फ़कत एक आखिरी पैगंबर और तो कोई भी नहीं। तो आखिरी पैगंबर की शहादत को शाह वलीउल्लाह ने लिखा सिर्र शहादतैन में कि पैगंबर की शहादत जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हुई, शहादत जहरी छुपी हुई इमाम हसन में और शहादत सिर्री खुली हुई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। तो फ़दैनाहु बिज़ुबिन अज़ीम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़ुब अज़ीम की तरफ गए, अपने जद के उस अल्लाह के नाम को उसको जो मटीरियलाइज़ करने के लिए करबला, अपने वाक़िया करबला का हुआ, ये तहरीक करबला उठाई। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बहुत सारे लोग लेके नहीं गए, जुत्थे नहीं जमा किए, लश्कर नहीं इकट्ठे किया, हम लड़ें और हम ये करें, नहीं। आप फ़कत ये चाहते थे कि ऐसी एक वेव करंट दौड़ाएं उम्मत की स्पाइन से कि वो करंट क़यामत तक दौड़ता रहे, और इस तरह के एक ऐसा दीवार खड़ी करें। तमली में भी इमाम हुसैन का एक पैगाम था, और ऐसी एक दीवार खड़ी करेंगे जो मलूकियत और नबूवत के दरमियान में खड़ी जाए, इस्लाम और मुसलमानों के दरमियान में खड़ी। देखिए अमल मुस्लिमीन और है, इस्लाम और है, मुसलमान कुछ भी करते फिरे,
मुसलमान स्याह करें, सफ़ेद करें, लेकिन वो अब उसको इस्लाम के खाते में तो नहीं डाल सकते ना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसी फसील खड़ी की कि इस्लाम अलग हो गया और मुसलमान कलमा पढ़ के जो करते रहें, अच्छा करें तो अच्छा है, ना करें बुरा करें तो वो उनका अमल है, उसका इस्लाम के ऊपर कोई बेयरिंग नहीं। कोई बिल्कुल। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला इसलिए आप पहुँचे। और आप ये देखिए कि आपने किन इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने कहा कि तुम जा रहे हो, मुझे पता है आपके नाना ने ये सारी बातें बताई थी। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की मशहूर हदीस है ना, जब आपके सीने पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेल रहे थे और जनाब उम्मे सलमा ने पैगम्बर के ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो आप हुजरे में दाखिल हुई। कहा या रसूलल्लाह खैरियत तो है? कहा कि अभी एक फ़रिश्ता आया जो आसमान और ज़मीन की खिलकत से पहले के बाद आज तक कभी ज़मीन पर नहीं उतरा, और उसने कहा कि आप इस बच्चे को सीने पर लिए और ये बच्चा जो है वो कत्ल कर दिया जाएगा, और ये मिट्टी है जो उससे मुझे ला के दी इस मकाम की, तुम इसे अपने पास रखो, जब ये कत्ल हो जाएगा मिट्टी खून हो जाएगी। ये हदीस रसूल मौजूद है, सारी किताबों के अंदर मौजूद है। और फिर जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कत्ल हुए तो उम्मे सलमा ने और जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने देखा कि पैगम्बर के बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी रुयत में अती हुई है, लिबास खून आलूद है, हाथों में खून है। कहा पैगम्बर ख्वाब में देखा। कहा ये क्या हाल है? कहा मेरा बच्चा दश्ते करबला पर कत्ल कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें एक डिवाइन जो है वो एक प्लान के तहत थी। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इब्ने अब्बास ने कहा कि आप जा तो रहें, आप चले जाइए, बच्चों और औरतों को मत ले जाइए, मालूम नहीं क्या होगा। तो आपने कहा कि हम खुदा की रज़ा के ताबे हैं, अल्लाह की मर्जी है कि पैगंबर की बेटियां कैद बंद की सहूबतें उठाएं, दरबारों बाजारों से गुजरें, ताकि मेरे शहादत का पैगाम गली गली कूचे कूचे फैल जाए। सुभान अल्लाह। तो आप ये देखिए कि शहादत के पैगाम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो कत्ल तो हुए, जान तो गई। देखिए 7 मुहर्रम की तारीख है, आज वो तारीख है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यानी पैगंबर की औलाद के लिए पानी का कतरा नहीं था। ऐसा क्या हुआ? मुसलमान ऐसे कौन से वो मुसलमान थे? अभी 50 साल हुए ना पैगंबर को के विसाल को, तो 50 साल में इतनी मुसीबत पड़ गई कि आपने पानी देना उनको गवारा न किया। छोटे छोटे बच्चे, चौथी मुहर्रम से पानी बंद किया था, 7वीं को एक कतरा पानी नहीं। ये किया कि जी छोटे छोटे बच्चों पर भी पानी का कतरा जो है वो बंद कर दिया गया, जिंदगी तंग करने की कोशिश की गई। बहुत बहुत शुक्रिया शहरबानो साहिबा। हम गुफ्तगू का सिलसिला इंशाल्लाह आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें अभी बराह रास्त भी जाना है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले वाक़या करबला पे रोशनी डाली शहरबानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और वाक़या करबला को ही बयान करने में हम देखते हैं मनकबत और नोहा ख़ानी का भी एक बहुत ही अहम किरदार रहता है। हमारे साथ नोहा ख़ान, मनकबत ख़ान, सलमान अमजद, अमानत अली साहब मौजूद हैं। अपने मेहमान को खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, सबसे पहले सलमान हमारे साथ मौजूद हैं और ये इस वक्त जो हैं सबसे पहले नोहा की सादत हासिल करें। मैं जी 2 लफ्ज़ सुनाऊंगा मनकबत के। मोहसिन नकवी साहब की लिखी हुई है। ज़रूर। या अली कह कर मैं जिया करता हूँ, या अली या अली कह कर मैं जिया करता जाम कौसर जो मैं सुबह शाम पिया करता हूँ, या अली या अली देर तक खुशबूए वफा देर तक आती है मेरे मुंह से खुशबूए वफा
जी नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं सलमान अमजद अमानत अली, जिन्होंने अच्छा थोड़ा सा मैं अपने मेहमान से ये भी जानना चाहूँगी कि कब से आपने बाकायदा तौर पर आगाज़ किया मनकबत ख़ानी का, नुहा ख़ानी का, और क्या इसको भी साथ साथ प्रॉपर सीखा आपने मुकम्मल वक्त देकर? अच्छा जी, हमारी फैमिली में मैं क्योंकि अमानत अली खान का पोता हूँ, अमजद अमानत अली का बेटा हूँ, तो चाचा अमानत अली खान, हामिद अली खान साहब, चाचा शफकत अमानत अली, तो हमारी पूरी फैमिली में जितने भी लोग हैं सबके सब पढ़ते हैं सलाम। हमारे मुझे याद नहीं है कि मैं आपको बता सकूँ कि हम तब यहाँ से शुरू हुआ है। हमारी जो मुझे जनरेशन याद है बचपन से ही आगाज़ 500 ईयर्स से हमारी जो फैमिली है वो म्यूज़िक में है और वो मनकबत खान सरोज खान में, तो वो 500 साल की हिस्ट्री तो मुझे याद है। उससे ऊपर भी हमारा ईमान है कि हम इसी में होंगे। एक जिम्मेदारी बन जाती है, इतने बड़े बड़े नाम जब साथ जुड़े हो ना, तो फिर आप जो भी कुछ पढ़ रहे हो और उसको जिम्मेदारी से निभाना, उसको वो जो कहते हैं ना कि उसके साथ इंसाफ करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल ऐसे जी, बिल्कुल। तो उसके लिए क्या समझते हैं, जब कुछ ऐसा पढ़ रहे होते हैं तो अपने ऊपर क्या वो जिम्मेदारी महसूस करते हैं अपने? जी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब आप मेंबर पे जो इमाम हुसैन की जब अदादारी में आप आते हैं, कोई भी वो आप पे मोड़ लगती है तब आप आते हैं, तो वो आपके ऊपर करम होता है पहले। तो वो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, लोगों को पता चलता है कि क्या पढ़ रहे हैं। वो अदादारी, वो गिरिया, वो मनकबत की खुशी, तो ये सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। सही। तो जिम्मेदारी तो बिल्कुल होती है, लेकिन वो आपको जब आप मेंबर पे बैठ जाते हैं तो वो मौला आप पे करम कर देते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा जी। हमारे साथ सलमान मौजूद हैं, और सलमान अब आप हमें क्या सुना रहे हैं? मैं जी हमारे एक बुज़ुर्गों का बहुत पुराना कलाम है, कोई 200-250 साल पुराना है, तो वो इसके चंद अशार आप लोगों के समातों पे नज़र कर रहा हूँ। ये सोज है। हो सलाम उस पर जो कैदी भी है, बीमार भी है, हो सलाम उस पर जो कैदी भी है,